सर आज हम बात करेंगे टैक्सी इंश्योरेंस के बारे में। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि टैक्सी इंश्योरेंस क्या होता है और इसमें क्या-क्या कवरेजेस होते हैं? नाम से ही पता लग रहा है टैक्सी का। तो टैक्सी या पैसेंजर व्हीकल कह लो इसे, कि जो भी इंश्योरेंस जिसमें पैसेंजर्स जाते हैं, तो उसमें कवरेजेस वही है जो कार इंश्योरेंस की तरह होता है कि अगर जीरो डेप्थ पॉलिसी है तो बम्पर टू बम्पर कवर होगा कि खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए या चोरी हो जाए तो उसमें वो है। साथ में उसमें कंज्यूमेबल भी मिलता है जो एज ए एड ऑन, कि अगर खुदा ना खास्ता कोई परेशानी हो जाए तो एड ऑन भी उसके साथ कवर है, तो आपको कुछ नहीं देना होता। तो किसी को हम इंश्योरेंस बोलते हैं, टैक्सी इंश्योरेंस। सर मेरा अगला क्वेश्चन है कि क्या इसमें कुछ एड-ऑन्स भी होते हैं टैक्सी इंश्योरेंस? टैक्सी इंश्योरेंस में और ये पैसेंजर में ना बहुत ही लिमिटेड एड-ऑन्स होते हैं। पहला एक हो गया ज़ीरो डेप्थ, जो एक प्राइवेट कार में भी होता है कि गाड़ी को बम्पर टू बम्पर कवर होता है। कुछ कंपनीज इसमें 3 साल तक मैक्सिमम देती हैं, बहुत रेयर टू रेयर 5 साल तक देती हैं, लेकिन मोस्टली कंपनी 3 साल तक देती है। कंज्यूमेबल भी इसमें कवर होता है, एक वो जिसमें कि नट बोल्ट वॉशर्स कवर होते हैं। इंजन प्रोटेक्शन भी देती है, लेकिन मोस्टली कंपनी 2 या 3 साल तक देती है। चौथा हो गया इसमें रोड साइड असिस्टेंस, जिसे हम बोलते हैं, बस ये लिमिटेड 4 ही रहता है। और एक पांचवा होता है आईएमटी कवर, आईएमटी 23। वो बेसिकली होता है कि अगर आपको जीरो डेप्थ ना हो तो बम्पर प्लास्टिक का और उसकी लाइट आगे की और साथ के साथ पेंट वो कवर किया जाता है। तो ये मोस्टली बेसिकली कवरेजेस होते हैं पैसेंजर इंश्योरेंस। सर मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि टैक्सी इंश्योरेंस जो प्राइवेट कार है और कॉमर्शियल जो हम टैक्सी के लिए यूज करते हैं उसमें क्या डिफरेंस है? वैसे तो चीज एक ही है, लेकिन अंतर यहाँ पर ये हो जाता है कि जो सरकार का नॉर्म है, जो कंपनी फॉलो करती है, कि टैक्सी जो है आप किसी दूसरे आदमी के लिए लेके जा रहे हैं, किसी पैसेंजर के लिए। और प्राइवेट कार में मतलब ये है कि अपने लिए यूज कर रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए। तो दोनों के प्रीमियम में अंतर होता है। अंतर इंश्योरेंस में भी अंतर होता है। क्यों? क्योंकि क्या है कि उसमें पैसेंजर वाले में क्या होता है कि इसमें ना ज्यादा एक्सीडेंट के खतरे ज्यादा रहते हैं, गाड़ी ज्यादा रन पे चलती है और 10 ड्राइवरों के हाथ में हो सकती है। नहीं, प्राइवेट वगैरह में क्या होता है कि बेसिकली इंश्योरेंस जो है वो प्राइवेटली बंदा यूज कर रहा है, तो उसमें रिस्क कम होता है, तो उसका प्रीमियम भी कम होता है, उसमें एड ऑन कवरेजेस भी ज्यादा होते हैं। तो मैं यही डिफरेंसेस बेसिकली ज्यादा यूज की वजह से, इसलिए दोनों में प्रीमियम डिफरेंस। सर मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि क्या टैक्सी इंश्योरेंस 3 साल से ज्यादा के लिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो ये प्राइवेट कार की तरह नहीं कि जो आप पहली बार जब गाड़ी खरीदते हो तो 3 साल के लिए थर्ड पार्टी मिल जाता है। और वो नहीं, हमेशा जो टैक्सी या पैसेंजर व्हीकल जो इंश्योरेंस होता है वो 1 साल के लिए होता है। आपको हर साल अगले साल रिन्यू कराना होता है। इसमें कोई प्रोविजन नहीं है कि आप 3 साल के लिए कितना ले लो। तो सर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने टैक्सी परचेज करी तो उसमें हमने सीएनजी बाहर से लगवाई है, तो क्या हमारी उसकी वैल्यू वो टैक्सी इंश्योरेंस में कवर होगी या उससे हमें अलग से कवर करना पड़ेगा? ये अच्छा सवाल है। मान लीजिए आपने पेट्रोल की गाड़ी ले रखी है और फिर आपने बाहर से सीएनजी लगवा ली, तो नहीं, आपको क्या करना होगा, तरीका यही होता है कि मान लीजिए सीएनजी किट लगवाई आपने, टोटल कॉस्ट 50,000 रुपए की पड़ी, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना होगा, बताना होगा कि सर मैंने आरसी पे भी सीएनजी अपडेट करा लिया और मैंने लगवा लिए। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी उस केस में, प्रोसेस है कि या तो आपसे बिल लेके डायरेक्टली आपका जो प्रीमियम चार्ज करेगी 50,000 का वैल्यू, उसमें अपडेट करके आपसे प्रीमियम ले लेगी, या आपकी गाड़ी का दोबारा से इंस्पेक्शन कराएगी और इंस्पेक्शन करने के बाद फिर आपकी गाड़ी का नए जो सीएनजी लगी हुई है उसका प्रीमियम चार्ज करके एडिशनल फिर आपको कवरेजेस कर देगी। बेसिकली ये तरीका है, आपको ऐड कराना ही है। और इनकेस अगर मान लीजिए आपने सीएनजी ऐड नहीं कराई तो आपका जो क्लेम है वो 70% सेटल होगा। तो इस चीज को आप जरूर इंश्योर करें, जब आपने सीएनजी लगवाई है तो जरूर आप अपनी पॉलिसी में जरूर चेंज कराएं। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो टैक्सी इंश्योरेंस होता है उसमें जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है वो प्राइवेट कार से ज्यादा क्यों होता है? उसका मेन कारण ज्यादा होने का ये है कि एक तो ये पैसेंजर कमर्शियली यूज के लिए हो रही है, तो इसमें जो लायबिलिटी होती है ना वो पर पैसेंजर की, पर बंदे की होती है। बेसिकली अगर आपकी 5 सीटर है तो जो उसमें थर्ड पार्टी लायबिलिटी का प्रीमियम है ना, एक तो बेसिक प्रीमियम होता है 3-3,500 रुपए, बाकी आपकी सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। लेट्स से अगर आपका 5 सिटिंग कैपेसिटी का है तो करीब करीब बेसिक जो प्रीमियम आता है पर बंदे के हिसाब से प्लस 4 जनों का मिला के वो 11-11,500 रुपए पड़ता है। वही आपकी अगर कोई इनोवा 7 सीटर है तो उसका प्रीमियम ज्यादा होगा, क्योंकि हमारी सीटिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो इस वजह से प्रीमियम हाई होता है। रिगार्डलेस अगर हम बात करें प्राइवेट कार में होता है, लेकिन वो सीसी के ऊपर, गाड़ी की क्षमता के ऊपर, गाड़ी की इंजन कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड किया जाता है, उसमें सीटिंग कैपेसिटी के ऊपर नहीं किया जाता है। बेसिक ये रीजन। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो
टैक्सी इंश्योरेंस है उसमें प्रीमियम कैसे चार्ज होता है? टैक्सी का या पैसेंजर कैरिंग व्हीकल जो भी है उसका इंश्योरेंस का जो प्रीमियम बेसिकली जो चार्ज किया जाता है वही होम डैमेज, जो गाड़ी की चोरी या गाड़ी की टूट फूट जो कवर होती है, और उसमें अगर आप कोई जीरो डैप लेते हैं वो। दूसरा थर्ड पार्टी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही जो मैंने आपके पिछले सवाल में था कि सीटिंग कैपेसिटी कितनी है। अगर 5 सीटिंग कैपेसिटी है तो प्रीमियम अलग होगा, अगर 7 सीटर कैपेसिटी है अलग है, अगर कोई टूरिस्ट बस है जिसमें 21 सीटर या 32 सीटर 32 सीटर्स की है तो वो उसका थर्ड पार्टी का प्रीमियम अलग होगा। तीसरा हमारा जो एक्सपेक्ट हो गया वो गाड़ी की वैल्यू कितनी है। तो बेसिकली ये 3 एक्सपेक्ट है, इस वजह से डिसाइड किया जाता है कि प्रीमियम क्या चार्ज होगा। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर टैक्सी हमने लोन पे ली हुई है और उस दौरान हमारी जो टैक्सी है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्लेम हमारा कैसे सेटल होगा? देखिए, ये लोन पर है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका क्लेम वही है कि आप नजदीकी गैराज में ले जाइए और वहां पे आपका जहाँ भी कैशलेस है उस हिसाब से आपका क्लेम सेटल हो जाएगा। जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो आपसे पेपर मांगेगी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस सर्टिफिकेट, और ये इस तरीके से आपका क्लेम सेटल हो जाएगा। मेन दिक्कत यहाँ पे ये आएगी कि अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होने पे टोटल लॉस में चलेगी, अगर गाड़ी टोटल लॉस में रिपेयरेबल के लायक नहीं है और कंपनी के सर्वेयर ने कह दिया कि वो टोटल लॉस में चली गई, तो उस केस में क्या होगा कि बेसिकली अगर मान लो गाड़ी की वैल्यू आपकी 8 लाख रुपए की थी और आपने गाड़ी की किस्त जो लोन ले रखा है वो भी 8 लाख का ले रखा है और जो किस्त है वो आपने 2 लाख रुपए दी है और 6 लाख रुपए बचती है, तो अगर जब क्लेम फाइनल जो अमाउंट अगर कंपनी सेटल करेगी तो उसमें जो पहले वो बैंक से पूछेगी, फाइनेंसर से, कि आपका कितना अमाउंट बचा है। मान लीजिए 6 लाख रुपए बचा तो 6 लाख रुपए पहले उसे देगी, उसके बाद जो 2 लाख रुपए आपका बचता है फिर वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से क्लेम सेटल किया जाता है अगर आपका गाड़ी पे लोन हो। सर मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टैक्सी इंश्योरेंस जिसने परचेज किया होगा उस समय पर उसकी टैक्सी चोरी हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में क्लेम कैसे सेटल होगा? सर सभी का नॉर्म यही है हिंदुस्तान में कि अगर जैसे गाड़ी चोरी हो गई तो सबसे पहले आपको कंपनी इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना है और वो उसको बताना है कि ऐसे ऐसे जगह और ऐसे ऐसे घटना के साथ मेरी गाड़ी चोरी हो गई। दूसरा, आपको एफआईआर कराना मैंडेटरी है कि सरकार का ये नियम है कि एफआईआर मैंडेटरी है। तीसरा ये होता है कि आपको इन बिटवीन गाड़ी की जो दोनों चाबियां है वो आपको देनी होती है। चौथा ये होता है कि आपको जो आरसी है, जो आपके नाम से टैक्सी अगर आपने बाय कर रखी है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी के नाम आरसी ट्रांसफर करनी होती है कि इन केस अगर गाड़ी आपकी दोबारा मिल गई तो उस पर आपका कोई हक नहीं रहेगा। चौथा क्या है कि इसमें जब फाइनल एक कोर्ट से रिपोर्ट निकाली जाती है, 3-4 महीने जब पुलिस तहकीकात करती है और मान लीजिए उसे ट्रैक नहीं होता तो एक कोर्ट से एक ऑर्डर की कॉपी वो आपको इंश्योरेंस कंपनी को देनी होती है कि उसमें लिखा होता है कि अब ये गाड़ी ट्रैक नहीं हुई तो आपको जो भी क्लेम अमाउंट जो भी आपकी पॉलिसी के हिसाब से बनता है वो आपको सेटल कर दिया जाता है। तो बेसिक ये एक प्रोसेस होता है चोरी के केस में। सर इसी में ही टैक्सी का एक्सीडेंट हो जाए तो क्लेम कैसे सेटल होगा? जो मैंने जैसे कि मैंने बताया था कि एक्सीडेंट अगर हो गया है तो आप सबसे पहले ये देखें कि नजदीकी गैराज कौन सा है, वहां पे जहां कैशलेस है तो वहां आप गाड़ी ले जाए। ले जाने के बाद आपको वहां पर क्या होगा, ड्राइवर का अपना ड्राइविंग लाइसेंस देना होगा। दूसरा आरसी, फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉल्यूशन हो गया। इसके बाद कंपनी अपने सर्वेयर अपॉइंट करती है और जो भी आपकी पॉलिसी अगर जीरो डैप है या नहीं है उसके हिसाब से गवर्नमेंट कंडीशन देख के आपका क्लेम सेटल कर देती है। उसके अगर कैशलेस है तो आपको कुछ नहीं देना पड़ता, अगर नहीं है तो फिर आपको पहले देना पड़ेगा, फिर कंपनी आपको रिइंबर्स। तो ये एक बेसिक तरीका होता है। और सर इसी में एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि अगर टैक्सी इंश्योरेंस में हमारा जीरो डैप नहीं है तो क्या ऐसी कंडीशन में हमारा 100% क्लेम सेटल होगा या नहीं होगा? नहीं सर, नहीं होता। अगर गाड़ी चोरी हो जाए या गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, जीरो डेप नहीं है तो आपका जीरो डेप का मतलब यही होता है कि जो हर साल आपका डेप्रिसिएशन, मेटल डेप्रिसिएशन और जो प्लास्टिक का डेप्रिसिएशन लगता रहता है वो नहीं लगता है और आपके पास जीरो डेप नहीं है तो आप ये मान के चल लीजिए कि 50-50% है। हम ये कहते हैं कि 50% चार्ज है। लेकिन हाँ, एक्सीडेंट के केस में अगर आपका अगर शीशा है तो शीशे का लगभग पूरा मिल जाएगा। सर मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टैक्सी इंश्योरेंस में और अपनी टैक्सी को आप किसी सामान पर्पस से यूज कर रहे हो, मतलब सामान ढोने के लिए यूज कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या वो इंश्योरेंस कवर होगा अगर क्लेम आ जाता है तो? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ये आपने अच्छा सवाल पूछा कि अगर आपका टैक्सी है, पैसेंजर को ले जाने के लिए है और आप उसको सामान ढोने के लिए यूज कर रहे हैं और खुदा न खास्ता उसी में कुछ मिसहैपनिंग हो गई तो बिल्कुल नहीं होगा, कंपनी आपको पे नहीं करेगी क्योंकि नियम ये कहता है कि आपने पॉलिसी भी उसी के लिए बाय की है और गाड़ी भी आप ये पैसेंजर ढोने के लिए, तो आपका क्लेम सेटल नहीं होगा। सर एक क्वेश्चन ये कि टैक्सी इंश्योरेंस यानी जब हम टैक्सी बाय करें
तो ये क्या मैंडेटरी है कि हम डीलर से ही इंश्योरेंस ले, टैक्सी इंश्योरेंस? नहीं नहीं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता कि अगर आप कोई भी गाड़ी, स्कूटर, बाइक या ट्रक कुछ भी परचेज कर रहे हैं कि डीलर आपको कहे कि आप हमसे लो और हम ही कैशलेस प्रोवाइड कराएंगे, ऐसा नहीं है। ये कंप्लीटली मिथ है। वो भले ही एक बिजनेस उनको मिलता है इंश्योरेंस से, तो वो उसके लिए आपको 10 झूठ बोलेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना वो बंदा फोर्स कर सकता है, ना आपको कह सकता है। अगर आपको बाहर प्रीमियम रिटेल में सस्ता मिल रहा है हमसे या ब्रोकर से, तो आप जरूर जाके पॉलिसी बाय कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी निकालते टाइम ये जरूर मैंडेटरी है कि आपके पास इंश्योरेंस होना जरूरी है। ये नहीं कि आप कहीं से भी बाय करें, इस चीज का आप जरूर। सर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टैक्सी इंश्योरेंस जब कोई बाय करे तो आप उसको क्या बेस्ट एडवाइस देना चाहेंगे? जब वो टैक्सी इंश्योरेंस कोई भी बंदा बाय करे, तो पहली चीज तो ये कि आप ध्यान रखिए कि एक तो नई निकाल रहे हैं गाड़ी, तो डीलर आपको कभी फोर्स नहीं कर सकता कि आप इंश्योरेंस उससे ही लें। अगर प्रीमियम उसका सस्ता है तो आप बिल्कुल जरूर उससे बाय करें, लेकिन अगर आपका प्रीमियम आपका डीलर कॉस्टली दे रहा है, तो आप बाहर से भी ले सकते हो कि डीलर आपको कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता। दूसरा ये कि जब आप कोशिश करें तो ये ध्यान रखें, क्योंकि जीरो जरूर लें, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल में क्या है कि आपको 3 या 4 साल तक मिलता है, और जो गाड़ी है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक रन करती है और बहुत लंबे समय तक रोड पे रहती है। तो मेरे को लगता है कि आप जितना भी कोशिश करें, जो भी गाड़ी हो इंश्योरेंस बाय करें, तो जीरो ना जरूर लें, और ये सुनिश्चित करें कि आपका उसमें कॉम्प्रिहेंसिव के साथ कंज्यूमेबल पेड हो। तीसरा मैं बात कहूंगा कि जब पॉलिसी बाय करते टाइम, आज के टाइम ये ध्यान रखें कि टैक्सी में इंश्योरेंस बहुत सारी कंपनीज देती है जो चीपर देती है, लेकिन कहीं भी कैशलेस नहीं होता। तो मेरे को लगता है कि बाकी वो आपकी चॉइस है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर गाड़ी में आपका बहुत ज्यादा डैमेज हो, तो क्यों आप अपना पैसा एडवांस में देंगे और फिर आप चाहेंगे कि आपको कंपनी फिर आपको 10 या 15 दिन में रीइंबर्समेंट करे। तो अब तीसरा भी जरूर ध्यान रखें कि जो भी आपका पॉलिसी बाय करें वो कैशलेस। और अधिक ऐसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे जो ये हमने बीमा वाला जो चैनल बनाया है, इसका मिशन है इंश्योरेंस अवेयरनेस। आई होप आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रहे होंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपके सुझाव या कोई क्वेश्चन या कमेंट या किसी चीज पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर सकते हैं, और हमारे कांटेक्ट करने के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे हमारा नंबर भी है। तो हमारे साथ जुड़े रहें और आगे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।